पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये क्लेम कर दिया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल एक डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन है और तकरीबन हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। और उन्होंने उसका सारा जो इल्ज़ाम है किस पर दिया है, उन्होंने कहा है कि ये जो लोग टैक्स नहीं देते ना, ये इनकी वजह से हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं। वाह, बड़ा सिंपल उन्होंने पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का उनको पिन पॉइंट किए कि जितने लोग ये टैक्स नहीं देते ना, ये सिंपल एक रीज़न है। और उन्होंने कहा कि ये वाइड स्प्रेड जो टैक्स इवेजन है, जो बड़े पैमाने पर लोग टैक्सों से बचते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। तो फिर ये इंसान सवाल पूछ सकता है कि पॉलिसीज़ बनाना किसका काम है? किसका काम है टैक्स नेट को वसी करना? गवर्नमेंट का काम है। अब हम ज़रा इनके मज़ीद बयान को देखते हैं और पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन पे आज हम नज़र डालेंगे, IMF के साथ निगोसिएशंस और ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन एक डेवलप हो रही है, ये जो चैलेंजेस के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आपके जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, वो टैक्स से बचते रहते हैं और ये एक बहुत बड़ा एक अपना इसमें फैक्टर है कि ये टैक्स पाकिस्तान का टैक्स नेट नहीं बढ़ता, इसकी वजह से पाकिस्तान बड़ी डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन में चला गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी तस्लीम किया है कि गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की, वो मैसेस को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। और उनका ये भी मतलब था उनकी बात का कि आने वाले दिनों में भी, मतलब नियर फ्यूचर में, कोई रिलीफ की उम्मीद ना रखे। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, हम 1.5-2 साल एफ़र्ट करेंगे, सख्त इक़दामात हम करेंगे और उसकी वजह से कड़वी गोलियां हमें निगलना होंगी, वही हमें हमेशा अवाम पर प्रेशर। तो उसके बाद शायद कुछ अच्छे दिन आए अवाम के लिए, उससे पहले अवाम का बेड़ा गर्क ही होगा। मतलब ये जब PDM आ रही थी 2022 में, उसमें भी इन्होंने कहा था कि हम अवाम की हालत अच्छी करेंगे। तो आपको पता है हर चीज़ डबल हो गई थी, पेट्रोल और डॉलर शॉलर सब कुछ डबल हो गया था। तो अब ये कह रहे हैं कि अब जब 2 साल बाद दोबारा फिर यही लोग आए हैं, तो ये कह रहे हैं कि फिर टाइम लगेगा और हम इमीडिएट रिलीफ नहीं दे सकते मैसेज को। और क्योंकि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, टैक्स आप देते नहीं हो, तो वो सारा ब्लेम आप पर डाल रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी माना है कि ये जो टैक्स इवेजन का सारा मलबा है, ये सैलरीड क्लास पर गिरता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने पड़ते हैं। और ये हम सबको पता है कि कितना ज़्यादा टैक्स आपकी सैलरीड क्लास दे रही है। लाख रुपए से वो टैक्सेस का हैवी शुरू होती है रेशो और फिर बढ़ती जाती है। तो जिसकी 2 लाख भी सैलरी है ना, वो भी कोई 30-35 हज़ार के करीब टैक्स देता है। पाकिस्तान में इतनी बुरी सिचुएशन हुई है इस वक्त, और जो टैक्स इवेडर्स हैं वो इसको एंजॉय करते हैं। अब बात ये है कि पाकिस्तान में सबसे बड़े टैक्स इवेडर्स कौन है? खुद ये गवर्नमेंट है और इनके दोस्त हैं जिनको ये ठेके देते हैं। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको लोन भी मिल जाते हैं। फिर ये किसकी बात करते हैं? अब देखें ना, UNDP की रिपोर्ट ने कह दिया था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो सब्सिडीज़ हैं और जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का ख़जाने को कौन लूट रहे हैं, वो पाकिस्तान की अपनी रूलिंग एलीट है। सबसे ज़्यादा अशराफिया वो मज़े लूट रही है और 17 से 18 बिलियन डॉलर्स की सब्सिडीज़ ही ले जाते हैं और आवाम के लिए ठेंगा भी नहीं बचता। और फिर हमारी सरकार रोते हुए IMF के पास जाती है कि भाई हमें डॉलर्स दो, हमने ट्रेड करनी है दुनिया के साथ, तो हमें डॉलर्स चाहिए, हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गए हैं। तो फिर ये डॉलर रोते हुए IMF के पास जाते हैं और IMF भी फिर सख्त कंडीशंस लगाकर आपको पैसे देता है। अब इस वक्त IMF की क्या कंडीशन है? एक तो IMF की पुरानी डिमांड है कि आपका जो एक्सचेंज रेट था उसको फ्लेक्सिबल रखो, यानी डॉलर जितना मर्जी बढ़ता है उसको बढ़ने दो। फिर पेट्रोल बढ़ाओ, अभी आपने देखा है पेट्रोल बम गिराया है, 10 रुपये में का इजाफा हुआ है। फिर IMF कह रही है बिजली भी बढ़ाओ। ऑलरेडी हम रीजन में सबसे महंगी बिजली ख़रीदते हैं पाकिस्तानी सार्फिन पूरे रीजन में, और अब मज़ीद पता नहीं कितने 7-8 रुपये फ़ी यूनिट महंगी होने जा रही है। 50 रुपये यूनिट से ऊपर जा रहा है आपका बिजली का यूनिट। बुरी हालत हुई पड़ी है। इसके अलावा IMF डिमांड कर रहा है, ये जैसे मैंने आपको बताया, पेट्रोल वगैरह। फिर IMF कह रहा है कि जो आपका रियल इस्टेट सेक्टर है इस पर भी टैक्स लगाओ। अब मसला यही है, यही लोग हैं जो सबसे बड़े टैक्स इवेडर्स हैं। रियल इस्टेट सेक्टर जिसमें हुकूमत के अपने लोग मुलविस हैं, हुकूमत के अपने दोस्त इसमें मुलविस हैं, हुकूमत इनको टैक्स इवेजन देती रहती है और पाकिस्तान के ख़जाने पर एक बोझ पड़ता रहता है। और फिर मुझे ये नहीं समझ आती कि एक दौर में कौन पाकिस्तान में घर ख़रीदेगा जब इतने ज़्यादा ये टैक्स इवेड कर करके इतना ज़्यादा इन्होंने अपने कारोबार चमका लिए हैं और इतने महंगी कर दी हैं इन्होंने घरों की प्राइसेस। कौन ख़रीदने वाला होगा? और इसकी वजह से एक हम इसका देख रहे हैं इसका नुकसान कि कई आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो
पिछले कुछ सालों में बनाई थी वो फेल भी हो रही हैं। तो ज़ाहिर बात है जब लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा तो लोग कैसे ख़रीदेंगे महंगे प्लॉट, महंगे घर। ये भी एक मसला है। पाकिस्तान की रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसको वर्टिकल उसको ग्रो होना चाहिए, हाई राइज बिल्डिंग्स बननी चाहिए, वो इसका सलूशन है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। लेकिन हम आपकी लैंड को हम उस पर करते जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते जा रहे हैं, एनवायरनमेंट का भी डिज़ास्टर कर रहे हैं, अपनी लैंड का भी डिज़ास्टर कर रहे हैं और इकॉनमी का भी डिज़ास्टर कर रहे हैं। तो ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है। सबसे बड़े टैक्स इवेडर्स यही हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब पहले उनको पकड़ें, वज़ीर दिफा साहब, उनसे हमारा दिफा करें। और देखें अब IMF की भी बात आपको माननी पड़ेगी। फिर IMF ने आपको कहा है क्रिप्टो करेंसीज़ पर टैक्स लगाओ, कि क्रिप्टो करेंसी के जो कैपिटल गेंस टैक्स हैं, कैपिटल गेंस हैं आपके, उन पर टैक्स लगाओ, कि जो भी मुनाफा कमा रहा है किसी चीज़ पे उस पर आपको लगाना चाहिए, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट पर कमा रहा है, आपके स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में, आपकी क्रिप्टो में या आपके रियल एस्टेट में जो भी मुनाफा कमा रहा है उस मुनाफे पर भी टैक्स लगाओ। सॉरी टू से वैसे कहना नहीं चाहिए। बचपन में ना मैं ये बात है कि आई थिंक 2000 या 99 की जब मैंने अखबार पढ़नी शुरू की थी, बहुत छोटा था मैं, 7-8 साल का, तो उस वक़्त भी नवाज शरीफ की ही हुकूमत थी और एक बड़ा फ़नी आर्टिकल किसी ने लिखा हुआ था, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं। तो उस आर्टिकल में उस बंदे ने तनकीद की हुई थी कि हुकूमत इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है। उस वक़्त भी बाय द वे इसहाक डार ने आपकी मईशत के साथ काफ़ी खिलवाड़ किया था। तो अब तो इसहाक डार साहब खैर नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर, अब तो औरंगज़ेब साहब को लाया गया है। उस वक़्त भी ये आपके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो थे ना, इन्होंने पाकिस्तानियों के ज़ब्त कर लिए थे इसहाक डार ने। तो वो जब उस टाइम इकॉनमी की हालत मखदूश हुई थी तो एक राइटर ने एक अखबार में फ़नी आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि टट्टी पेशाब टैक्स, अब ये भी टैक्स लगना चाहिए। तो अब ये IMF इस लेवल पे आ गया है कि आपको बाथरूम करने का भी शायद टैक्स वो लगाएंगे, आपको हवा निकालते हैं या डिकार मारते हैं उसका भी अब शायद टैक्स लगा करेगा। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि 2.6 ट्रिलियन रुपीस के जो टैक्स के केसेस हैं, टैक्स से बचने के, वो अदालतों में पड़े हुए हैं और अदालतें भी फ़ैसला नहीं कर रही। मतलब सब बुरे हैं, अदालतें भी बुरी हैं, लोग भी बुरे हैं, सिर्फ ये लोग अच्छे हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। मैंने ये देखा कि वैसे भी ना 2 किस्म के हुक्मरान होते हैं, जो कि एक होते हैं कि अवाम पर मलबा डालते हैं और एक कहते हैं कि जी नहीं हुक्मरान गलत हैं। अब एहसन इकबाल साहब की भी अप्रोच देखें, उनसे भी एक दफ़ा पता नहीं मैं उनको सुन रहा था लाइव, वो पास ही बैठे थे मेरे, तो वो ये कह रहे थे वो पाकिस्तानी कौम, मतलब अच्छा ये आप देखें कि ये जो लोग जितना अपने से डालना चाहते हैं ना, जितना मतलब जिसे कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, ये दूसरों पर जब ब्लेम डालना चाहते हैं ना तो ये फिर अवाम को बुरा भला कहते हैं। एहसन इकबाल साहब एक दफ़ा कह रहे थे कि ये जो पाकिस्तान में ना ये जो फर्स्ट लेन में लोग गाड़ी चला रहे होते हैं ना आहिस्ता, ये हमारी कौम ही गंदी है। तो इस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कौम ही गंदी है, टैक्स ही नहीं देती। हुकूमत अच्छी है, हुकूमत ने कुछ बुरा नहीं किया, एक कौम ही बुरी है, काम ही गंदा है। और साथ ही उन्होंने जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी पर भी कह दिया कि वो तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कंट्री पे और वो अपनी ड्यूटीज़ तो कर ही नहीं रहे, सिर्फ आप लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हो। तो अब हुकूमत क्या करने जा रही है, एक ताजिर दो स्कीम लाने जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ताजिर हैं ये टैक्स अदा करें। टैक्स नेट में है जो आपके ताजिर घबराते हैं ना, ज़ाहिर बात है ये कंट्री एक ऐसा है कि जहाँ पर आपको और बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो इसकी वजह से कई लोग समझते हैं कि टैक्स इवेट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से आपके ये प्रॉफिट मार्जिन उनको कवर करना होता है, उनको हासिल करना होता है। तो पाकिस्तान जैसे मुश्किल कंट्री में वो कहते हैं अगर हम टैक्स भी देना शुरू कर देंगे जहाँ हुकूमत कुछ देती नहीं है तो हम क्यों टैक्स दें। तो अब हुकूमत कह रही है कि ताजी दो स्कीम हम निकाल रहे हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी जिसमें ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स को टारगेट किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी मेजर सिटीज़ में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, कोयटा, रावलपिंडी। और यहाँ पर क्या होगा कि बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट हम लाएंगे और टैक्स रेवेन्यूज़ को बढ़ाएंगे, लेकिन किस तरह ये भी हमें नहीं आइडिया। वो कहते हैं कि जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट हैं ना वो 25% डिस्काउंट लेंगे अगर वो अपने टैक्स पेमेंट्स और जो रिटर्न्स हैं यानी टैक्स फाइल वो टाइम पे अगर करा देते हैं तो उनको 25% डिस्काउंट दिया जाएगा। और उसके लिए वो कहते हैं हमने एक बड़ी रकम रखी है जिसके ज़रिए ताजिरों को हम अकोमोडेट करेंगे कि बस आप फाइल करा दें अपने टैक्स, मतलब पाकिस्तान की इकॉनमी में आ जाए, हम आपको 25% टैक्स में छूट देंगे। अब ये तो एक ज़रूर मसला है कि पाकिस्तान में जो टैक्स फाइल नहीं होते, इसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी है वो इनफॉर्मल रह जाती है, फॉर्मल नहीं रहती, यानी उसका साइज़ बड़ा नहीं दिखता। लोग एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज़ है $1 ट्रिलियन, लेकिन वो खातों में कितनी नज़र आती है,
वो $350 बिलियन की नज़र आती है। मतलब आई थिंक मुंबई शहर का इससे ज़्यादा है, पाकिस्तान ये $350 बिलियन से ज़्यादा है इनकी इकॉनमी मुंबई की। तो $350 बिलियन मतलब आपकी पूरा आपका पाकिस्तान उस पर चलता है। तो वैसे ये $1 ट्रिलियन का है। तो अगर पाकिस्तानी अपनी डॉक्यूमेंटेड चीज़ें भी दिखाना शुरू कर दें, इकॉनमी फॉर्मलाइज हो जाए, तो आपका साइज़ बड़ा हो जाएगा, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर आपकी इकॉनमी का साइज़ देख के इम्प्रेस होकर आ सकता है। लेकिन ये पता इनको ज़रूर होना चाहिए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कोई चीज़ होती है। फिर आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी ख़राब है। आप आज ही देखें, शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मिले हैं चाइनीज़ से और उनको यकीन दहानी करा रहे हैं आप पर कोई हमला नहीं होगा। मैं वो कैसे करें आप पर यकीन? आपने पिछले कुछ सालों में कितने बुरे वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में चाइनीज़ के ख़िलाफ़। ये कहाँ पे होता है कि किसी कंट्री में जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, जो वाहिद कंट्री के इन्वेस्टर वहाँ पे आए हुए हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको मतलब उनकी जानें नहीं महफूज। यहाँ पर 2021 में दासू डैम पे अटैक हुआ, काम रुक गया, 10 लोग मारे गए। चाइना ने कहा हमें कंपनसेशन दो, अल्लाह अल्लाह करके वो दोबारा काम शुरू हुआ था, फिर हम उसी सिचुएशन पे आ गए। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पे हमला हुआ कराची में, वहाँ पे चाइनीज़ को टारगेट किया गया, गवादर में हमले हुए, और अब फिर ये बिशाम के करीब दासू डैम पर ही काम करने वाले इंजीनियर्स पर हमला हुआ है। तो ये किस तरह चलेगी इकॉनमी? चाइना तो फिर दोस्ती की वजह से अपने कंपनीज़ को भेज देता है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ कैसे आएंगे जब सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी बुरी होगी? तो ख्वाजा साहब कैसे टैक्स नेट आपका वसी होगा? ये तो आप मुझे बता देना, आप कितने लोगों को टैक्स नेट में ले आएंगे? आपने सारी मिसमैनेजमेंट का इल्ज़ाम टैक्स इवेजन पे डाल दिया है। आपने एलीट पर्क्स का जिक्र किया नहीं है, जो एलीट इतनी सब्सिडीज़, इतने प्रोटोकॉल्स, फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, पता नहीं क्या क्या फ्री गाड़ियाँ, उसको आप नहीं देखते, आप सारा आवाम पे डाल देते हो। आप सिक्योरिटी सिचुएशन आप नहीं सही कर रहे, पॉलिटिकल माहौल आप नहीं सही कर रहे, बिज़नेस माहौल आप नहीं सही कर रहे, लोगों को आप बिज़नेस करने नहीं दे रहे। फिर आप कहते हैं कि लोग इसकी वजह सबसे बड़ी कि मुल्क में बिज़नेस नहीं चल रहा, मुल्क की इकॉनमी नहीं चल रही। यार बड़े अफसोस की बात है ख्वाजा साहब। मतलब हर वक्त ये लोग इस चक्कर में रहते हैं कि हम दूसरे पर अपना इल्ज़ाम लगा दें और हम बरी ज़िम्मा हो जाएं। ऐसा नहीं चलता सर। उधर शहबाज शरीफ साहब बाइडन साहब को ख़त लिख रहे हैं। मतलब वही ना, हमारी हुकूमत के लिए एक ही आसरा रह गया है और वो है अमेरिका बहादुर का आसरा, IMF का आसरा। IMF, जैसे मैंने अभी आपको पहले इतनी कड़ी शराइत बताई IMF की, IMF चढ़ा हुआ है आपके ऊपर, और IMF ढीला हो सकता है आपके साथ, लेकिन आपको पता है उसके पीछे अमेरिका बहादुर है। अमेरिका बहादुर आपको मतलब अपनी मनवाना चाहता है आपसे अपनी बातें। और अफ़गानिस्तान में मसला है, रीजनल इश्यूज़ हैं, इज़राइल वाला मामला है, इंडिया का मसला है, चाइना का मसला है। तो अमेरिका इसलिए आपको टाइट रखना चाहता है कि आप बंदे के पुत्र बन के रहें और अमेरिका से कोई चूँ चरा ना करें। और इसलिए बाइडन साहब को शहबाज गवर्नमेंट बड़ी पसंद आ रही है। उन्होंने लव लेटर्स लिखे हैं शहबाज शरीफ को कि हम आपके साथ हैं, हम मिलकर काम करना चाहते हैं, और पता नहीं क्या ज़बरदस्त आपकी पाकिस्तान और हम मिलकर दुनिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, दुनिया के अमन के लिए हमारा पाकिस्तान के साथ बहुत ज़रूरी है, हमारा ग्रीन अलायंस है, पता नहीं क्या क्या। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शहबाज शरीफ ने जो रिप्लाई किया है लेटर का, वो बिल्कुल ही बाइडन की कॉपी कर दी है। वो डिट्टो उनको वापस ख़त सेंड कर दिया है जो बातें बाइडन ने लिखी हुई थी। तो ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। चाइना पे हमले हो रहे हैं, अमरीकियों से ख़त लिखे जा रहे हैं, मुल्क की इकॉनमी का कोई हाल नहीं। आपका दिफाई मिनिस्टर कह रहा है, वज़ीर दिफा आपका कह रहा है कि आप दिवालियाँ हो चुके हैं, और जी आपके सामने है बिज़नेस का क्या हाल है। और इनका ये जो क्लेम है कि 1.5 से 2 साल में हम इकॉनमी को सेट कर लेंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग इतनी टर्म भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में ये हुकूमत 1.5-2 साल बाद पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाने में कामयाब हो जाएगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाए।